हेलो माय डियर फ्रेंड, टॉपर आइडियाज में मैं राजीव रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कांग्रेस का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में क्या हो जाएगा, कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। और ये वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होता है उन लोगों के लिए जो एग्जाम से पहले चाहते हैं कि पूरी तरीके से हम लोग क्या करें, रिवीजन कर ले। ठीक है, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो चाहते हैं कि कांग्रेस पे एक अच्छा सा पकड़ बन जाए, उनके लिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बता दें मेरे भाई, 1915 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है दोस्तों कि ये पहला ऐसा वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें दो भारतीय वायसराय क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और कौन कौन शामिल हुए थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन और वेलेंटाइन सिरोल शामिल हुए थे। ठीक है, 1916 का वार्षिक अधिवेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इनकी अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, और ये 1916 का वार्षिक अधिवेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1916 का वार्षिक अधिवेशन के दौरान ही मुस्लिम लीग का भी क्या हो गया था, 1916 का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में ही हुआ था। जैसे आपको ये बता दें कि 1916 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ। ठीक है, और किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार जो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, उसका भी अध्यक्षता 1916 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में ही हुआ था। ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये ध्यान रखना है, आखिर यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो यहीं पे जब कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी शामिल हुए, तो वहीं पे भीती हरवा गांव के एक किसान जो है राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला का यहीं पे गांधी जी का मुलाकात हुआ था। और राजकुमार शुक्ला जो है चंपारण की स्थितियों के बारे में बताए, और फिर महात्मा गांधी ने चंपारण के लोगों से जाकर के वहां की स्थितियों के बारे में जानने की कोशिश किया। तब जाकर के महात्मा गांधी को ये पता चला कि हाँ, सचमुच में ये पूरे ग्रामवासियों का एक ही समस्या है जो हमें राजकुमार शुक्ला के द्वारा बताया गया है। उसके बाद जो है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो यहीं पे राजकुमार शुक्ला जी से क्या हुआ था, गांधी जी का मुलाकात हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जो है इसी वार्षिक अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा लगाए थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा के कौन से वार्षिक अधिवेशन में लगाया गया है? तो 1916 का वार्षिक अधिवेशन में लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात याद रखना है कि हम बताए थे कि 1907 में सूरत फुट हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। यही 1916 का वार्षिक अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से नरम दल और गरम दल फिर से क्या हो गए, एक हो गए। ठीक है, तो 1916 के वार्षिक अधिवेशन में क्या हुए, नरम दल और गरम दल एक हो गए। किनके प्रयास से? तो तिलक और बेसेंट के प्रयास से हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ठीक है, इसी अधिवेशन में 1916 का वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे इतिहास में लखनऊ समझौता के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इसी लखनऊ समझौता के बीच दोस्तों पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। ठीक है, आखिर ये समझौता किस बीच हुआ था? तो मुस्लिम लीगों का कहना था कि हमें पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि आखिर ये पृथक निर्वाचन होता क्या है? वैसा निर्वाचन जिसमें उम्मीदवार भी क्या हो, मुस्लिम हो, और चुनने वाला यानी कि वोट करने वाला भी क्या हो, मुस्लिम ही हो, उसे हम कहते हैं पृथक निर्वाचन। ठीक है, तो मुस्लिमों के द्वारा जो ये पृथक निर्वाचन का मांग किया जा रहा था, यही उनका मांग था। तो लखनऊ समझौता में ही इसे कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और बदले में मुस्लिम लीग से कांग्रेस के द्वारा ये आश्वासन लिया गया कि हाँ, आगे जो है स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में आपको अभी क्या करना पड़ेगा, साझेदारी करना पड़ेगा, यानी पूरी तरीके से आपको सहयोग करना पड़ा। तो इस पर जो है मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसको जो है इस बात पे एग्री किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता का एक ऐसे जो थे दोस्तों जो विरोध करने वाले में थे, जिनका नाम क्या था, मदन मोहन मालवीय। तो ध्यान
ध्यान रखना है कि लखनऊ समझौता का विरोध कौन किए थे, तो मदन मोहन मालवीय। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1917 का वार्षिक अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कोलकाता में हुआ था। और अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया, तो एनी बेसेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और ये ऐसा पहला अधिवेशन था जिसमें जो है महिला जो है अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी। और ये बता दें दोस्तों, एनी बेसेंट जो थे ये भारतीय नहीं थे, बल्कि ये एक आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की महिला थी। ये आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। तो 1917 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसका अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कोलकाता में हुआ। अध्यक्षता किसने किया, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुए, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुए, ठीक है। 1918 में वार्षिक 1918 का विशेष अधिवेशन, ठीक है। देखिए, वार्षिक अधिवेशन अलग होता है और विशेष अधिवेशन अलग होता है। वार्षिक अधिवेशन होने से पहले एक विशेष अधिवेशन हुआ, जो कि 1918 का विशेष अधिवेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, हसन इमाम के द्वारा किया गया। और ये हुआ कहाँ अधिवेशन, तो मुंबई में हुआ, ठीक है। और इस अधिवेशन में, ये अधिवेशन आखिर विशेष अधिवेशन को क्यों बुलाया गया था, तो मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए 1918 का विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया था, ठीक है। और कांग्रेस ने मॉन्टेग्यू घोषणा को समर्थन करते हुए इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया है, ठीक है। तो कांग्रेस जो है मॉन्टेग्यू की घोषणा का समर्थन किया और मैग्ना कार्टा का क्या किया, संज्ञा दिया। लेकिन उग्रवादी नेताओं के द्वारा जो दोस्तों, उग्रवादी जो नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, इसे मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकार नहीं किया, यानी कि इनके विरोध हो गए, ठीक है। और बीजी तिलक के द्वारा, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में सुरविहीन उषा काल की संज्ञा दिया गया है, यानी कि इसका सुबह होने का कोई ठिकाना नहीं है, यानी इस प्रकार ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो सुरविहीन उषा काल की संज्ञा कौन से घोषणा को कहे, तो मॉन्टेग्यू घोषणा को किसके द्वारा कहा गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, ठीक है। और इस प्रकार से फिर से क्या हुआ दोस्तों, जो 1916 में नरम दल और गरम दल एक हुए, ये 1918 के विशेष अधिवेशन में फिर से क्या हुए, उग्रवादी विचारधारा के लोग और उदारवादी विचारधारा के लोग में फिर से क्या हो गई, फूट पड़ गई। यानी कि पहला फूट जो पड़ा था 1907 में पड़ा और 1916 में फिर से दोनों एक हुए और फिर से 1918 में क्या हो गया दोस्तों, फूट पड़ गया, यानी फिर से नरम दल और गरम दल अलग हो गया। 1918 का वार्षिक अधिवेशन हुआ और वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। लेकिन तिलक जो है वेलेंटाइन सिरोल की पैरवी हेतु लंदन चले गए थे। देखिए क्या हुआ कि 1918 का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ, इसलिए बाल गंगाधर तिलक को इसका अध्यक्ष तो चुना गया, लेकिन ये बाल गंगाधर तिलक जो थे वेलेंटाइन सिरोल के पैरवी करने हेतु लंदन चले गए और इसीलिए इसका अध्यक्षता कौन किए, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता आगे के वर्षों में किया गया, ठीक है। अब देखिए 1919 का वार्षिक अधिवेशन की बात करें मेरे भाई, तो अमृतसर में 1919 का वार्षिक अधिवेशन हुआ और ये अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना भी इसी 1919 के वार्षिक अधिवेशन में किया गया, ठीक है। क्योंकि 1919 में आपको पता होगा कि 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसी अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना भी की गई। बाल गंगाधर तिलक जो है अंतिम बार इस अधिवेशन में भाग लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 1919 में ये वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसके बाद 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ, उसके बीच में ही 1 अगस्त 1920 को ये जो है इनका बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1919 का वार्षिक अधिवेशन जो है ये बाल गंगाधर तिलक के लिए जो है अंतिम अधिवेशन हुआ। और एक बात और भी बता दें दोस्तों कि ये बाल गंगाधर तिलक जो थे कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य में से थे, लेकिन कभी भी इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि कौन से एक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे लेकिन कभी भी अध्यक्षता नहीं किए, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आपका बाल गंगाधर तिलक आंसर हो जाएगा,
ठीक है। 1920 का विशेष अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता कौन किए? लाला लाजपत राय किए थे। एक बात यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि लाल बाल पाल के नाम से जो जाने जाते थे उनमें 3 क्रांतिकारी थे और तीनों जो थे उग्रवादी विचारधारा के लोग थे। ठीक है, तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पॉल को ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाल बाल पाल में से सिर्फ लाल ही जो क्या थे किए थे कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। बाल पाल कभी भी अध्यक्षता कांग्रेस के नहीं किए, तो ये भी बातों को ध्यान रखना है। 1920 का जब वार्षिक अधिवेशन हुआ मेरे भाई, तो कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। और किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया? तो विजय राघवाचार्य के द्वारा अध्यक्षता किया गया और सर्वसम्मति से, यानी कि पूरी सहमति के साथ 1920 के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। इससे पहले हम बताए थे कि 1920 ये जो असहयोग आंदोलन जो है प्रस्ताव एक बार और लाया गया था, लेकिन क्या किया गया था दोस्तों? उसको खंडन कर दिया गया था, बोला था कि ये पारित नहीं किया जाएगा। लेकिन 1920 के वार्षिक अधिवेशन में सर्वसहमति से गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाने का प्रयास किया जा रहा था उसको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। कौन से अधिवेशन में? तो 1920 का वार्षिक अधिवेशन में। 1922 का वार्षिक अधिवेशन दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार के गया में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये चित्तरंजन दास जेल में रहते हुए इसकी अध्यक्षता करने का काम किए थे, तो इस बात को ध्यान रखना है। 1923 की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1923 का विशेष अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे सबसे युवा अध्यक्ष, यानी 35 वर्ष की उम्र में ही ये क्या किए थे? अध्यक्षता करने का काम किए थे। इसलिए सबसे युवा अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन होंगे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1888 ईस्वी में सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1923 का वार्षिक अधिवेशन की अगर हम बात करें तो 1923 का वार्षिक अधिवेशन दोस्तों काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे इसका आयोजित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ से इन दोनों में अगर 1923 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुए? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। देखिए 1924 का वार्षिक अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई क्योंकि ये कर्नाटक में आयोजित हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ था और ये एक मात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, तो 1924 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बेलगाम में हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और ये एक मात्र ऐसा 1924 का बेलगाम अधिवेशन था जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। ठीक है, 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ दोस्तों और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरोजनी नायडू प्रथम ऐसे भारतीय महिला हुए जिसके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया। ठीक है, तो 1925 का कानपुर का अधिवेशन किनके द्वारा? तो सरोजनी नायडू के द्वारा और सरोजनी नायडू जो थे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुए। इसके पहले भी महिला के द्वारा अध्यक्षता किया गया लेकिन वो भारतीय नहीं थे। अभी हम बताए थे कि अभी बताए थे दोस्तों कि एनी बेसेंट 1917 का वार्षिक अधिवेशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया लेकिन ये भारतीय नहीं बल्कि ये आयरिश महिला थे। ठीक है, तो 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ दोस्तों वो सरोजनी नायडू के द्वारा भारतीय महिला के द्वारा अध्यक्षता किया गया था सर्वप्रथम। और हसरत मोसानी की अगर हम बात करें तो हसरत मोसानी जो है इसी अधिवेशन में 1925 के कानपुर अधिवेशन में ही स्वराज का सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा था लेकिन ये सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ था, यानी यूं कहें कि पारित ही नहीं हुआ हसरत मोसानी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्वराज प्रस्ताव को किनके द्वारा रखा गया? तो हसरत मोसानी के द्वारा रखा गया। कौन सा अधिवेशन में रखा गया? तो 1925 के कानपुर का वार्षिक अधिवेशन में रखा गया था लेकिन पारित हुआ? नहीं पारित हुआ। देखिए आगे कब जाकर के पारित होता है ये अभी पता चलेगा। ठीक है, 1926 की अगर हम बात करें मेरे भाई तो 1926 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो असम के गुवाहाटी में हुआ। ठीक है, और श्रीनिवास आयगर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया। तो यहाँ से आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस ये बात याद रखना है कि कांग्रेस के सदस्यों के लिए
खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कौन सा अधिवेशन में किया गया? तो 1926 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। ठीक है, 1927 की अगर हम बात करें तो मद्रास में इसका आयोजन हुआ और एम.ए. अंसारी के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? एम.ए. अंसारी के द्वारा क्या गया? इसका अध्यक्षता किया गया। और 1927 में आपको पता है दोस्तों कि भारत में साइमन कमीशन आया था और 1927 के इसी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के द्वारा साइमन कमीशन को बहिष्कार कर दिया गया, यानी कि नहीं स्वीकार किया गया। ठीक है, 1919 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसमें बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया पहला। दूसरा बात बोला गया कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है, जब तक 26 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का काम करेगा कांग्रेस, ये बात बोला गया। और उस प्रकार से 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या बोले? 1929 का वार्षिक अधिवेशन जो है कहाँ हुआ? लाहौर में। किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनमें बहुत सारे प्रस्ताव को पारित किया गया। उसमें से सबसे पहला प्रस्ताव देखिए, अभी जो 1925 ईस्वी में जो हसरत मसानी के द्वारा स्वराज प्रस्ताव रखा गया था, उसे पारित नहीं किया गया था। वही 1929 के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज, पूर्ण स्वराज को सर्वसम्मति से क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और सबसे पहले यहाँ पे ये भी बात याद रखना है दोस्तों कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता, जब तक स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएगा, ये बात को स्वीकारा गया। और इस प्रकार से इस स्टेटमेंट को सत्य करते हुए 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है, और इस वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी क्या कर दिया गया दोस्तों? 1929 के ही वार्षिक अधिवेशन में पारित कर दिया गया। और 1930 में जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, 1930 में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 1930 में कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो कराची में हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसी का प्रस्ताव जो है इसी में क्या किए? 1931 का वार्षिक अधिवेशन में ही गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति मिली। ठीक है, महात्मा गांधी को इस अधिवेशन के दौरान ही दोस्तों काला झंडा दिखाया गया। ठीक है, तो काला झंडा दिखाया क्यों गया था? क्योंकि जनता के लोगों में ये ऐसा लग रहा था कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने उसके पक्ष में कोई भी आवाज नहीं उठाया। इसके कारण महात्मा गांधी से जनता उस समय काफी नाखुश थे और गांधी जी को पहली बार जो है पूरे इतिहास काल में पहली बार काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा दोस्तों विरोध का प्रतीक होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि 1931 के वार्षिक अधिवेशन में ही गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया। गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति मिला। महात्मा गांधी इसी अधिवेशन के दौरान जब काला झंडा उनको दिखाया गया तो कहते थे कि महात्मा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट था 1931 के वार्षिक अधिवेशन में ही कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, तो गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इन किसका स्टेटमेंट है? तो महात्मा गांधी का। इस बात को ध्यान रखना। तो इसी वार्षिक अधिवेशन में मेरे भाई 1931 के वार्षिक अधिवेशन में ही ब्रिटिश कांग्रेस से मौलिक अधिकार की पहली बार मांग किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग कौन सा वार्षिक अधिवेशन में? तो 1931 का वार्षिक अधिवेशन में किया गया। 1933 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ मेरे भाई? तो कोलकाता में हुआ। और ये मदन मोहन मालवीय जो है इसके अध्यक्ष चुने गए, लेकिन मदन मोहन मालवीय जो है कहाँ थे दोस्तों? जेल में थे, जिनके कारण इसकी अध्यक्षता जो है नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया। ठीक है, तो 1933 में सबसे यहाँ से 2 क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा अगर कि 1933 का वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए किनको चुना गया?
तो मदन मोहन मालवीय को। लेकिन वास्तविक में अध्यक्षता कौन की? तो नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया। ठीक है, और अभी तक बता दे मेरे भाई कि कांग्रेस के टोटल 3 महिला सदस्यों के द्वारा क्या किया गया? अध्यक्षता किया गया। पहला एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब किए? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, सरोजनी नायडू की बात करें तो देखिए 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू, और नलिनी सेन गुप्ता 1933 ईस्वी में। यानी टोटल 3 महिला सदस्यों के द्वारा अध्यक्षता किया गया, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए 1936 में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया? इसकी अध्यक्षता किया गया। ठीक है, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ। इसी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ। तो आपसे पूछेगा कि कौन से अधिवेशन में? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ, और साथ ही साथ अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई। तो अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना कौन से अधिवेशन में? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब देखिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो ये गांव में आयोजित होने वाले सबसे पहला अधिवेशन था। कांग्रेस का अधिवेशन गांव में होने वाले सबसे पहला अधिवेशन था। कांग्रेस के लोगों को ऐसा मानना था कि अगर हम गांव में आए, गांव में अगर हम अधिवेशन को आयोजित करते हैं तो जनता में ये संदेश जाएगा कि नहीं, कांग्रेस के लोग जो है गांव वाले लोगों पे भी ध्यान देते हैं। और मेन उद्देश्य था दोस्तों गांव वाले लोगों को भी क्या करना? कांग्रेस के प्रति जो है कांग्रेस के प्रति सहमति प्राप्त करना था। तो देखिए गांव में आयोजित करने वाला, ये गांव में आयोजित होने वाला फैजपुर का अधिवेशन पहला अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और कांग्रेस ग्राम सभा का इसमें गठन किया गया। क्योंकि किसान को खुश करना था मेरे भाई, तो इसीलिए 13 अस्थायी कृषि विधेयक भी क्या किया गया? पारित किया गया। 13 अस्थायी कृषि विधेयक किसमें पारित किया गया? तो पहला जो गांव में आयोजित हुआ था अधिवेशन उसमें, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन में 13 अस्थायी विधेयक पारित हुआ। ठीक है, 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और कहेगा दूसरा, देखिए पहला तो आपको सब लोगों को याद रखना है कि पहला गांव में अधिवेशन कब हुआ? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दूसरा अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला कौन है, तो याद रखना है दूसरा अधिवेशन कौन है दोस्तों? 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जो गांव में आयोजित होने वाला ये दूसरा अधिवेशन रहा है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ही किया गया। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन को समझते हैं कि आखिर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष चुना जाए। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी का यहाँ पे ये भी था कि अगर गांधी जी का बात नहीं माना जाता है तो एक तरह से ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं होती है, ये गांधी जी की हार माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन बाकी और लोगों चाहते थे क्या? सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों चुनाव हुआ। चुनाव होने हुआ तो पता चला कि 203 मतों से गांधी जी 203 मतों से पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिए? हरा दिए। तो 203 मतों से पराजित कर दिए पट्टाभी सीतारमैया को। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए? अध्यक्ष बन गए। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो सुभाष चंद्र बोस चुने गए। कौन चुने गए दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे काफी समझदार व्यक्ति थे, इसलिए बाद के दिनों में थोड़े दिन बाद जाकर के क्या कर दिए? सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए, और उसके बाद त्याग पत्र जब दिए तो इसके लिए 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता आगे चल करके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कंफ्यूजन बन सकता है, तो ध्यान रखना है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन किनके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस चुने गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने त्याग पत्र दिया और जाकर के फिर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए। तो
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कौन किए, अगर ऑप्शन में रहता है कि सुभाष चंद्र बोस, तभी इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन बाद में जब बने ना, अध्यक्षता तो किए ही कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में जाकर के त्याग पत्र दिए, तब जाकर के राजेंद्र प्रसाद बने हैं, ठीक है। गांधी जी किनको चाहते थे, तो पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन बने नहीं बने, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब 1940 का रामगढ़ अधिवेशन दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया, और कहाँ हुआ था, तो ये तो लिखा हुआ ही है कि रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम के आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। और ये दोस्तों बता दें, यहाँ पे कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस में सबसे लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर बने रहे, और वो इसलिए बने रहे दोस्तों क्योंकि 1940 से 46 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। 1940 से 46 के बीच में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार से 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद चुन लिए गए थे अध्यक्ष। तो इसी प्रकार से 6 साल तक जो है यही पद पे बने हुए रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का रहा। सबसे युवा में पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, सबसे युवा में, तो सबसे युवा में अभी हम बताए थे कौन, सबसे युवा कौन थे बताइए। चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए कि सबसे युवा अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले कौन थे, जो कि मात्र 35 वर्ष में ही चुन लिए गए थे, ठीक है ना। तो इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है दोस्तों 6 वर्ष तक अब्दुल कलाम जो है 6 वर्ष तक अब्दुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष पद पर बने रहे। क्यों 6 वर्ष तक बने रहे, यह भी हम बताएं कि 1940 से 46 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चलने लगा था, और 1940 से 46 के बीच में ही दोस्तों क्रिप्स मिशन आया 1942 में। तो क्रिप्स मिशन में भी जो है वार्ता करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ही गए हुए थे, क्योंकि अध्यक्ष कौन थे अभी कांग्रेस के, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन में भी वार्ता करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ही गए हुए थे, ठीक है। 1946 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुआ था, तो मेरठ में आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता कौन की, तो जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कौन थे, और या फिर भारत विभाजन के समय अध्यक्षता कांग्रेस की कौन किया। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेबी कृपलानी होगा, ठीक है। आजादी के बाद कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ दिसंबर 1947 ईस्वी में। आजादी के बाद एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता कौन की है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, और कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ, ठीक है। 1948 में जाकर के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, तो जयपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया। और पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था कांग्रेस का इतिहास। क्या था दोस्तों, कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के रचयिता कौन है, तो पट्टाभी सीतारामैया है। ये जो है 1948 के जयपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा किया गया। 1950 में नासिक में, 1950 में अगर हम बात करें तो नासिक में क्या है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन को आयोजित किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को इसकी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए, तो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और जब 1950 के कांग्रेस के अधिवेशन के बाद दोस्तों गांधी जी के द्वारा ये विचार दिया गया कि कांग्रेस का जो भी काम के लिए कांग्रेस को स्थापना किया गया था वो काम हम लोगों का खत्म हो गया। इस प्रकार से कांग्रेस को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सभी पॉइंट को हम लोग क्या किए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए कवर कर लिए हैं। अब कांग्रेस से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पे जगह नहीं बच पाया है तो हम आपको बोल के करके बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस से संबंधित कुछ विशेष तथ्य है जिसको जानना है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है
कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, किनके द्वारा कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट और दिया गया है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। तो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, किनके द्वारा कहा गया है? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज कहा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया कि सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, और कहा गया क्या कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज है, किनके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया है। लॉर्ड डफरिन के द्वारा, कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, किनके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, किनके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किनके द्वारा कहा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये किनके द्वारा कहा गया है? तो अरविंद घोष के द्वारा कहा गया है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किनके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा क्या कहा गया है? याचना संस्था की संज्ञा कांग्रेस को दिया गया है। कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? तो बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा दिया गया है। और लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो है दोस्तों कांग्रेस को मजाक उड़ाया गया, और उन कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि एक अल्पदर्शी यानी कि सूक्ष्मदर्शी संख्या है। ठीक है, यानी कि कांग्रेस जो है अल्प जनसंख्या वाला एक क्या है? संगठन है, या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, किनके द्वारा? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बहुत ही जो है फेमस स्टेटमेंट है, जो कि कहा गया कि कांग्रेस की महल भड़बड़ा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके। तो ये स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, कांग्रेस की महल भड़बड़ा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में हम उसका साथ दे सकें, किनके द्वारा कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार से दोस्तों कांग्रेस पूरी तरीके से क्या होता है? समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में। इसके बाद हम लोग देखेंगे उग्रवादी युग, और उसके बाद उदारवादी चरण को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हुए उसको हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट में रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं।